दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। इस बार हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम दिखाएंगे क्लास 11 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। क्लास 11 के 50 इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन जो लोग ये पढ़ के जाएंगे गाइज, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। ठीक है, तो गाइज मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर 1 है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों पहले चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट ये देखिएगा। ठीक है, पहले चैप्टर में सबसे बेसिक आपने पढ़ना है, इसमें लॉस पढ़ने, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसमें 4 लॉ हैं आपके, जैसे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, पहला गाइस आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। फिर आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, और फिर आपके पास डी है इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 लॉज। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। पहला आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मल्टीपल और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि सबसे पहले आपने मल्टीपल को देखना है, कांस्टेंट को और कंजर्वेशन ऑफ मास। इन तीनों को तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 1 में ये। नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और दूसरा है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में भी आपने पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और एक दो क्वेश्चन और देखिए इसमें। जैसे नंबर 5 पे अगर मैं बताऊं, इसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस, ये सब होने वाले हैं। अब ध्यान से देखेंगे एक बार, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है रेसिप्रोकल, मल्टीपल, कांस्टेंट, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एंड देन आपके पास कुछ बेसिक टर्म, मोलैरिटी क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है। तो गाइस पहले चैप्टर में से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने चैप्टर 1 को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, ध्यान से देख लीजिएगा सब, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और चलिए हम अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या है वो देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आप क्या, सम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे आएगा। तो देखो पहला इसमें क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास क्वांटम नंबर। दोस्तों देखिए ये 100% आना ही आना है फॉर जे के बोर्ड। ठीक है, ये 100% क्वांटम नंबर आना है। क्वांटम नंबर में 4 हैं आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड नंबर यहां पे डी ब्रॉगली है, डी ब्रॉगली इक्वेशन। और इसके बाद आपको थर्ड इंपॉर्टेंट यहां पे है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन गाइस लिख के ले लो आप, 100% इंपॉर्टेंट है और तीनों में से एक ने आना ही आना है। ठीक है, हालांकि चांस 2 के भी हैं, 3 में से कोई 2 भी आ सकते हैं, बट एक ने तो हर हाल में आना ही आना है। ठीक है, तो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लाइटनिंग पड़ रही है गाइस थोड़ी सी। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉस। जैसे आपके पास है हुंस रूल, क्या कहता है हुंस रूल। फिर है गाइस आपके पास एहवा प्रिंसिपल, क्या कहता है
एफवा प्रिंसिपल, ठीक है, एफवा प्रिंसिपल है इसमें। और लास्ट में आपके पास अगर कहें मैं तो कुछ और पढ़ लेना, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी पढ़ लेना इसकी, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान देना इन तीनों में से एक 100% आना है। 3 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आएगा। हुन्स रूल क्या कहता है, एफवा रूल क्या कहता है, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। उसके ऊपर हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली और क्वांटम नंबर। तो देखिए ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेकंड चैप्टर आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसे नहीं छोड़ सकते। ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं अभी आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, इसके सिवाय आपको एक और चीज़ देखनी है यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी क्रोमियम और कॉपर की। तो मैं यही बताता हूँ आपको, क्रोमियम की रहती है 3d5 और 4s1, और कॉपर की रहती है गाइज 3d10 और 4s1। ये एक्सेप्शन केस है, इसलिए ये पूछा जाता है। तो आपने ध्यान से देखना है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 3d5 और 4s1, वहीं कॉपर का 29 और 3d10 और 4s1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 चलें अगर चैप्टर 3, तो गाइस ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पेरियोडिसिटी, चैप्टर का नाम है। इसमें आपने सबसे पहले पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर गाइस इसमें पढ़ना है आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़नी है, ठीक है। और फिर इसमें आपने मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ लेना, जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने सब पढ़ लेना ध्यान से यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही आएंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन आएंगे गाइस, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट आपने ये चीज़ ध्यान देना है। जैसे ना यहाँ पे लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आए थे, पूछा गया था आपको कि why the size of cation is smaller than their parent atom, why the size of anion is bigger than their parent atom। तो ये चीज़ें आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे भी समझ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे भी क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इन दोनों को बड़े ध्यान से देख लेना, ये 2 क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये हैं चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है नहीं, बस आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग। गाइस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला बीबीटी थ्योरी, नंबर 2 है वेस्पर थ्योरी, और इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे H2O, इसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, BF3, NH3, ठीक है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल है, CH4, इन मॉलिक्यूल की लास्ट ईयर भी उन्होंने पूछा हुआ था, तो ध्यान रखना है इन सब की स्ट्रक्चर, शेप और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट इसमें आता है नंबर 3 पे हाइब्रिडाइजेशन। गाइस हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और साथ में रेजोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों 100%, ठीक है, इन दोनों को नहीं छोड़ सकते। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और रेजोनेंस क्या होती है, ठीक है। तो इन दोनों को बड़े ध्यान से देख लेना। फिर इसके बाद है एमओटी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एमओटी है। तो गाइस ध्यान देना है, एमओटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। तो ये बहुत ईजी है, इसका बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाला मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाया है पहले से एक वीडियो, तो आप देख सकते हैं वो भी। और जिसने नहीं देखा तो मैं फिर से एक वीडियो और चढ़ाने वाला हूँ, तो वो देख लेना आप लोग। तो गाइज ये तो 100% आएगी, एमओटी भी 100% इसका आना है, ठीक है। और इसमें आप पढ़ लो O2 मॉलिक्यूल पढ़ लो, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, He2 पॉजिटिव, मतलब इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल आप ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये ध्यान से देख लो। ये है केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे बीबीटी थ्योरी क्या है, वेस्पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एमओटी बनाना आपको आनी चाहिए। और एक साथ में और क्वेश्चन देख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 नंबर में ये भी पूछा गया है। बस इसके सिवाय आपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ से और नहीं पढ़ना है, बस ये 5-6 क्वेश्चन पढ़ लें।
बस बहुत है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम लोग चलें, अगला चैप्टर गाइस हमारा थर्मोडायनेमिक्स। गाइस अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है ध्यान से देखेंगे। सर थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। उसके बाद आपने पढ़ना है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, नंबर 1, जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल। फिर कहते हैं आइसोबारिक क्या होते हैं, आइसोकोरिक क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस के बारे में पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस सारे। फिर एडियाबैटिक क्या है, एडियाबैटिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। हो गया। इसके बाद आपने पढ़ना है यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ध्यान दो, एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपने पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के बाद हेस लॉ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। फिर आपने इसमें पढ़ना है एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एंट्रोपी क्या है, हेस लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आप आई होप आप देख पा रहे होंगे। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, बारिक, आइसोथर्मल, और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर इसमें एक और जैसे आपको पूछा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और 10th नंबर भी देख लो अगर, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। गाइस स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होते हैं जो खुद ब खुद हो सकते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो खुद प्रोसेस नहीं हो सकते हैं, उनको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है। तो यही थे हमारे मेन 7-8 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये 7-8 क्वेश्चन पढ़ने हैं और बस आपका ये प्रोसेस भी हो जाए, मतलब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसके सिवाय आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टेट बोर्ड में आपको बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं गाइज, और चैप्टर नंबर 6 है हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। गाइज सॉरी, पिछले जो चैप्टर था हमारा वहां पे ना एक क्वेश्चन रह गया है, सीपी वर्सेस सीबी, सीपी और सीबी, इसके बीच में भी रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपी और सीबी का रिलेशन, ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस है, ये क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है, ठीक है, इसे नहीं छोड़ सकते हैं सीपी। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम में क्या है, सबसे पहले गाइस आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है। फिर इसमें सेकंड नंबर है लॉ ऑफ, इससे पहले पढ़ लो आप केमिकल इक्विलिब्रियम मत पढ़िए, लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद आप पढ़िए ली चार्टर प्रिंसिपल, ली चार्टर प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आपने पढ़ना है केपी वर्सेस केसी, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 100%, केपी केसी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और ली चार्टर, ये दोनों जो हैं 100%, इनका आना ही आना है, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, ली चार्टर प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन है, और साथ में केपी और केसी का रिलेशनशिप है। फिर इसके बाद एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपने, एसिड बेस